हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन। आज सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है। सुबह जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था मैं किसी काम में, और इसी वजह से। बट क्लास आपकी डेली लेंगे, चाहे कभी लेट हो, कभी बहुत लेट हो तो किसी अगले दिन मर्ज कर देंगे, लेकिन आपका मिस कुछ नहीं होगा। तो अभी बज रहे हैं आई थिंक 3:15 और 10 मिनट पहले अभी ऑफिस पहुंचा हूं मैं, और मैंने आपके लिए सबसे पहले क्लास स्टार्ट करी है। पीपीटी जो है सुबह ही बना ली थी। चलिए फिर अब शुरू करते हैं। बहुत बकवास हो गई ना, आप लोग भी कहोगे सर इतना लेट आते हो फिर बकवास करते हो। चलिए, तो जो एडिटोरियल है, देखो यार, इसमें ना सबसे पहले हम एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द फ्रोजन सेडिशन करके जो आर्टिकल आया है। अभी सेडिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, तो उसको जांचेंगे, समझेंगे। और यहाँ पे बात करते हैं द बिटर डिस्प्यूट ओवर इंडियाज पेंडेमिक मॉर्टेलिटी। कोई खास आर्टिकल है नहीं, इसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। एक आर्टिकल ना वीट प्रोक्योरमेंट का कल इंडियन एक्सप्रेस में आया था और वो डिस्कस नहीं किया था मैंने, तो फिर मतलब मुझे अच्छा लगा था, फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज उसको डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, भारत में ना वीक प्रिक्योरमेंट जो है वो अभी कम हो गई है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है वसूली, ठीक है। तो 15 डिप टू अ 15 ईयर लो इन करेंट मार्केटिंग सीजन। करीबन जो है इस साल जो एक्सपेक्टेड है वो है 18.5 मिलियन टन्स। ऐसा माना जा रहा है कितना हो सकता है। ये 2007 और 8 के बाद सबसे लोवेस्ट है। अभी वीट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फसल है हमारे देश के लिए। हर कोई जो है इसका सेवन करता है, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, अलग अलग फॉर्म में करते हैं। कहीं पे ब्रेड पे ज़्यादा करते हैं, फिर कहीं पे इसका कुछ और तरीके से कुछ और चीज़ बनाई जाती है। तो क्या ऐसे कारण है जिसके वजह से वीट का जो है वो प्रोक्योरमेंट जो है, वसूली जो है वो इस बार कम हो रही है? आपको क्या कारण दिख रहे हैं? तो उस पर हम आएंगे। थोड़ा सा पहले वीट के बारे में जान लेते हैं। वीट के लिए टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस सोइंग टाइम पे, एंड 21 से 26 डिग्री सेल्सियस रिपनिंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम पे। रेनफॉल जो है वो 75 से 100 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। वीट ग्रोइंग रीजन्स जो हैं हमारे देश के अंदर, उसमें गंगा सतलुज के जो प्लेन्स हैं, ब्लैक सॉइल रीजन्स ऑफ द डेक्कन्स, जिसमें मोस्टली आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर इंक्लूडेड। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट आफ्टर चाइना, और रशिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट था। फिर इसके अलावा यूएस, कनाडा, यहाँ पे भी होता है, यूक्रेन में भी होता है। तो आप कुछ कारण बताओ जिसकी वजह से आपको लगता है कि वीट का जो वसूली है वो इस बार कम हो रहा है, या हमारे यहाँ पे वीट की जो सरकार के पास स्टॉक है वो कम हो रहा है। तो सबसे पहला, बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, रशिया यूक्रेन वॉर। जैसे कि रशिया में भी ज़्यादा होता था, यूक्रेन में भी ज़्यादा होता था। रशिया से तो लोग खरीद नहीं रहे होंगे, यूक्रेन से क्या हो रहा है कि वहाँ पे हो नहीं पा रहा होगा, फसलें ना खराब हो रही होंगी, तो इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी हुआ होगा। तो इसीलिए भी हमारे पास जो वीट का जो स्टॉक है वो कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा लोअर प्रोडक्शन, ऐसा क्यों? क्योंकि मिड मार्च के आसपास ना टेम्परेचर जो है वो अनुकूल नहीं रहा था, जितना हर साल रहता है उसके अकॉर्डिंग नहीं रहा था, और गर्मी ज़्यादा पड़ी थी। इसी वजह से जो है ये बोला जा रहा है कि काफ़ी सारी फसलें जो हैं वो खराब भी हुई हैं। देन हमने यहाँ पे देखा कि जो होर्डिंग बाय द ट्रेडर्स, ट्रेडर्स जो हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो दलाली करके पैसा कमाते हैं, रखते हैं। दलाली शब्द मतलब, मेरा कहने का मतलब है जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, कि रख लिया और जब लगा कि महंगा होगा तब बेचेंगे। तो आप सब उम्मीद कर रहे हैं कि वीट जो है ना वो महंगा होगा, आटा महंगा हो सकता है, तो इसका स्टॉक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सबको समझ में आ रहा है कि चीज़ें आज नहीं तो कल महंगी होंगी, और दिख भी रही है कि आटा जो है वो आप तक महंगा पहुंच सकता है। इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम, अब इससे क्या प्रॉब्लम आने वाली हैं वो देखते हैं। तो देखिए, जो सरकार के पास जो नॉर्मल स्कीम्स है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम्स हो गई या इस तरीके की और भी स्कीम्स हो गई, वहां तक तो चलिए मान लिया कि सरकार जो है वो वीट का जो भी उत्पादन है वो करवा के उन तक पहुंचा देगा। लेकिन जब सरकार की कुछ और भी स्कीम्स होती है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गई या ये हो गई, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे वीट जो दी जाती थी ना वो कम हो सकती है। तो राइटर जो है ना उस एडिटोरियल में यही सजेस्ट कर रहे थे कि वीट के जगह पे ना इन स्कीम्स के अंदर चावल का यूज करो, राइस को दो, राइस को ज्यादा कर दो, जिससे कि चीजें हों। और आटा फ्यूचर में महंगा हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहना है ना, रोटी खाना कम कर दो। ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा अपना ध्यान रखो यार, है ना। इसके अलावा देखो, वीट प्रोक्योरमेंट के भी दो तरीके होते हैं, वसूली के दो तरीके होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती है। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिल जाती है कि भैया आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे वीट्स को जो है इकट्ठा करो। दैट्स इट। इससे ज़्यादा अपने को मतलब का नहीं है, ना ही ज़्यादा जानना है, कोई काम की चीज़ इसमें और है नहीं। इसके बाद देखो, एक आर्टिकल निकला है
अबॉर्शन से रिलेटेड हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमारे देश में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 था, उसमें चेंजेस लाया गया था बाय द एक्ट ऑफ एमटीपी अमेंडमेंट बिल 2021। और जो चेंजेस थे ना, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आ जाते हैं और पता भी होना चाहिए। तो पहले जो था ना, वो अप टू 12 वीक्स अगर आपको अबॉर्शन कराना था तो यू नीड एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर, और एमटीपी अमेंडमेंट बिल 2021 के अंदर भी यू नीड एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर। 12 से 20 वीक्स के अंदर पहले आपको 2 डॉक्टर्स की एडवाइस चाहिए होती थी, अभी एक डॉक्टर से काम हो जाएगा। 20 से 24 वीक पहले अलाउड ही नहीं था, अब एडवाइस ऑफ 2 डॉक्टर्स फॉर सेम कैटेगरीज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स अलाउड है। एक्सीड 24 वीक पहले भी अलाउड नहीं था, अब है कि मेडिकल बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई होना है कि नहीं होना है। एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वन डॉक्टर इफ अबॉर्शन इज इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव द प्रेग्नेंट वुमेन लाइफ, तो भी चल जाएगा काम। इन सब के अलावा एक और चीज है कि जो पहले एमटीपी एक्ट 1971 था, उसमें शादीशुदा लोगों की ही राइट्स की बात होती थी, बट एमटीपी अमेंडमेंट बिल 2021 के अंदर जो है वो अनमैरिड कपल्स के लिए भी ये प्रोसेस जो है वो अलाउ करी गई है। तो ये हमने जाना। अब एक आर्टिकल आया है फ्रोजन सेडिशन, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है सेडिशन लॉ को। और सस्पेंड का मतलब बेसिकली ये कि अब जितने भी केसेस चल रहे थे सेडिशन से रिलेटेड सारे रुक जाएंगे, और कल को सरकार अगर किसी को सेडिशन लॉ के तहत अरेस्ट करने की कोशिश करेगी तो उस समय सरकार को ये हवाला दिया जा सकता है, कोर्ट में आया जा सकता है उस बंदे के द्वारा कि भैया ये तो सस्पेंड है ये मामला और हमको इसमें अरेस्ट करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ बड़े बड़े नाम सेडिशन लॉ के अंदर जो हमारे देश में केस चलाए गए थे, जैसे कन्हैया कुमार, शर्जील इमाम, कश्मीरी स्टूडेंट्स के ऊपर हमने काफी बार केस देखा था, कि आगरा वाला आपको याद होगा। इसके अलावा बहुत सारा दिशा रवि करके कि बेंगलुरु बेस्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज 3 के ऊपर चलाया गया था। सेक्शन 124A ऑफ जो है आईपीसी वो यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व है। अब थोड़ा सा इसकी इतिहास पे भी आएंगे, सेडिशन लॉ की थोड़ी सी कहानी भी जानेंगे। उससे पहले एक चीज और देख लो, जो हमारी गवर्नमेंट है वो इससे काफी खुश नहीं है। अब जैसे यहाँ पे ना कांग्रेस और ये लोग बड़ी ताली बजा रहे हैं कि कोर्ट ने जो है ये ऐसा कर दिया है, बहुत अच्छा है। ये चीज अपने एक तरफ है कि भाई सेडिशन लॉ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और इसमें जिसका जो ओपिनियन है वो बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो अपोजिशन आज इतना खुश हो रहा है, जब इनके टाइम पे इन्होंने सेडिशन लॉ यूज किया था तब क्या, और आपने भी नहीं हटाया था, तो आज आप जो इस बात का बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भाई सेडिशन लॉ को हटा दो सुप्रीम कोर्ट और इन गवर्नमेंट के ऊपर मत छोड़ो, इस तरह की चीजें, तो वो गलत चीज हो रही है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, एक प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि अभी जैसे कि हमारे लॉ मिनिस्टर हैं रिजिजू जी, किरण रिजिजू, तो इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि यार सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही है, मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने बोला कि नोबडी शुड क्रॉस द लक्ष्मण रेखा। अब आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में अपना इस पे ओपिनियन बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस मामले में गवर्नमेंट में इंटरफेयर किया है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर्स फ्रॉम द जुडिशरी, और ये बात साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट में आई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो गवर्नमेंट का काम करने ना लग जाए। लॉज बनाना हटाना ये काम पार्लियामेंट का है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का है किसी लॉ को सस्पेंड करना, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। आपका इस पे अपना ओपिनियन हो सकता है। बात करते हैं सेडिशन लॉ के बारे में। सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी जो है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। इन द ईयर 2021 द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड क्वेश्चन व्हाई कॉलोनियल लॉ यूज अगेंस्ट महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक कंटिन्यूड टू सर्वाइव। ये ब्रिटिशर्स का लॉ है, ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में लाया गया था। ब्रिटिशर्स ने खुद अपने कंट्री में इसको हटा लिया है, लेकिन यहां से नहीं हटा, ये ठीक है, इंडिया से नहीं हटा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। सेडिशन लॉ जो है वो 17th सेंचुरी इंग्लैंड के अंदर पहली बार इस तरीके की चीजें आई थी कि सिर्फ गवर्नमेंट का जो ओपिनियन है ना वही टॉप पे रहना चाहिए, लोगों का ओपिनियन नहीं आना चाहिए। ये जो लॉ है ये ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया था 1837 में बाय थॉमस मैकलॉय, और जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे। एंड बाद में जब आईपीसी आया ना 1860 के अंदर, तो उसमें इसको डाल दिया गया। 124A was inserted in 1870 by an amendment introduced by Sir James Stephen when it felt the need of a specific section to deal with the offence. Today the sedition is crime under section 124A of IPC. सेडिशन लॉ टुडे क्या है आज का थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या होता है सेडिशन लॉ, किस तरीके से डिफाइन है आईपीसी के अंदर। एनी पर्सन बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India
Disaffection included disloyalty and all feelings of enmity. However, comments without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection will not constitute an offense under this section. तो बड़ा मतलब ना ये एक और समस्या थी सेडिशन लॉ के साथ कि डेफिनेशन ना बहुत मतलब आप कह सकते हो बहुत ब्रॉड लेवल पे है और कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब क्या सेडिशन है ना एग्जैक्ट नहीं पता पड़ रहा है, या आप इसको पढ़िए आप समझ नहीं पाएंगे क्या चीज है एक्चुअली में। मतलब इन्होंने घुमा फिरा के बात लिखी है, तो सरकारें ना इसको सिर्फ अभी की गवर्नमेंट की बात नहीं है, पहले भी बहुत सारी सरकारों ने इसको अपने तरीके से यूज किया है, काफी सारे लोगों को जेल में डाला है। तो सेडिशन लॉ के बारे में हमने जाना, क्या पनिशमेंट है इसके अंदर, नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है अगर आपके ऊपर सेडिशन लॉ लग जाता था, और इम्प्रिजमेंट जो है वो 3 साल से लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की बात होती है, फाइन कैन ऑल्सो बी एडेड। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज, अ पर्सन चार्ज अंडर दिस लॉ इज बार्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब, ही हैव टू लिव विदाउट देयर पासपोर्ट, आप फॉरेन कंट्री नहीं जा सकते हो, एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्फ इन द कोर्ट एट ऑल टाइम्स एज व्हेन रिक्वायर्ड। तो लाइफ जो है वो बद से भी बदतर हो जाती है अगर सेडिशन लॉ लग जाता है। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को सही ठहराया था, लेकिन ये भी कहा था कि तरीके से यूज करना चाहिए, हर चीज में नहीं यूज कर देना चाहिए। पहली बार देखो सेडिशन लॉ का यूज हुआ था क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगिंदर चंद्र बोस 1891 में। जोगिंदर बोस जो है ना, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने जो है वो आपका सेडिशन लॉ लगाया था। बहुत सारे लोग बाल गंगाधर तिलक भी बोलते हैं, गलत जवाब है। जोगिंदर चंद्र बोस जो है इनको पहली बार ट्रायल किया गया था सेडिशन लॉ के अंदर। His criticism was taken as disobedience towards the government. However, the later the case was dropped after he was released on bail. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी ऑन द ब्रिक ऑफ टोटल कोलैप्स, श्रीलंका की हालत है, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है, मतलब नहीं रिपीट करने का। वेटिंग फॉर फार्मिंग ऑफ चार्जेस वुमेन गेट्स फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस वुमेन गेट्स बेल आफ्टर 9 years। ये जुडिशरी की हालत दिखाने के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है। 9 साल से एक महिला जो है जिसके ऊपर कुछ शायद चोरी का आरोप लगा हुआ था, चीटिंग का केस चल रहा था, बट उसके ऊपर चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ 9 साल तक। आप सोचो उस बंदी की मनोस्थिति क्या होगी जिसको पता है कि उसको सजा हो सकती है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि उसके ऊपर चार्ज क्या फ्रेम हो रहे हैं। तो 9 साल तक ये चीज नहीं हुआ, कोर्ट में मामला गया है, दिखा रहा है क्या जुडिशरी की हालत है। और जुडिशरी की बात नहीं है यार, क्या पुलिस प्रशासन की भी हालत है। बुक एक्सप्लोरिंग मोदी जी जर्नीज ओवर 2 decades लॉन्च्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो बुक है मोदी @20, ये जो है एक बुक है जो कि आई है सामने, जिसका लॉन्च हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ऑन वेंसडे सेड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अ फिनोमिनन एंड दैट वाज द पॉइंट दैट हिज डेट्रोटस हैड टू कंसीड। ठीक है, इस बुक का नाम है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन मिस्टर मोदी एंड हिज कंप्लीशन ऑफ 20 years ऑफ हेल्मिंग गवर्नमेंट, फर्स्ट एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये बुक लिखी किसने, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है ना, देख लेना क्या है, किसी संस्थान के द्वारा है, किसी बंदे ने लिखी है, क्या है, और बता भी देना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने पूरा न्यूज रीड नहीं किया ये वाला। ठीक है, इसके बाद है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड कांग्रेस लीडर पंडित सुखराम इज नो मोर। तो इसी के साथ फिर हमारा आज का सेशन हो जाता है खत्म। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड कांग्रेस लीडर पंडित सुखराम इज नो मोर। बुक एक्सप्लोरिंग मोदी जी's journeys over 2 decades launched. Waiting for framing of charges, women gets bail after 9 years. Economy on the brink of total collapse. फिर हमने सेडिशन लॉ को डिटेल में देखा है। देन हमने यहाँ पे देखा एक आर्टिकल रिगार्डिंग दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, और हमारे देश में अभी भी देखो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है अबॉर्शन से रिलेटेड। इस एडिटोरियल में वो लिखा हुआ है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, दैट इज इररिलेवेंट, पढ़ना चाहो पढ़ लेना। देन हमने ये वीट का जो एक एक्चुअल क्राइसिस अभी फ्यूचर में पैदा हो सकता है वो हमने जाना है, और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दिस इज इट, यही था। एंड इसी के साथ फिर हमारा आज का सेशन जो है वो हो जाता है ख़त्म। और क्विज मैंने आपसे पूछा नहीं है आज, क्योंकि पीपीटी मैंने बहुत जल्दी जल्दी सुबह बनाई थी। आप क्विज मैं आपसे डायरेक्ट यहीं पे पूछता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, लेट्स आस्क समथिंग फ्रॉम विच सब्जेक्ट यार, चलो आईपीसी से पूछते हैं। ठीक है, आपने हंगमैन के बारे में तो सुना है ना, जो फांसी लगाते हैं, जिनको हम जल्लाद बोलते हैं। मुझे आईपीसी का वो सेक्शन बताओ जिसके तहत दे आर हैविंग द कह सकते हो आपकी लिबर्टी टू किल समवन, क्योंकि वही तो फांसी लगाते हैं। तो वो जो उनको एक बचाव मिला हुआ है, ब्लैंकेट प्रोटेक्शन मिली हुई है, वो किस सेक्शन ऑफ आईपीसी के तहत मिली हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।